हेलो। हाँ, टेस्ट में तुम लोगों ने बड़ा गलत किया। हाँ, संडे वाले टेस्ट में। अच्छा एक बात बताओ, वो जो सवाल था तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने वाला, उसमें क्या किया तुम लोगों ने? हाँ हर्ष, इतना आसान सा सवाल था, बताओ। mg करना था और कुछ इतना तुम लोगों को दे दिया गया था ना, कंफ्यूज हो गए कि अरे भाई इसका क्या कर रहे हैं अब। मास ऑफ द अर्थ दे दिया, रेडियस ऑफ द अर्थ दे दिया, बस कंफ्यूज। अब करें तो करें क्या इसका, उसी में कर दिया गलती। किसी का भी वो सही नहीं है। जो भी कैलकुलेशन किया लंबा चौड़ा वाला गया। वही अगर सीधा mg कर देता, मास 1 kg का था ही, g = 9.8, सीधा आ जाता उसका आंसर 9.8 न्यूटन। कुछ नहीं करना था उसको, फिर भी गलती कर दिया। और और क्या था? फ्री फॉल। फ्री फॉल सिंपल सा एक केस क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी विद। हाँ, और एक तुम लोगों ने एक बड़ा गलती किया, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस बताने के लिए बोला था। तो ग्रेविटी में तुम्हें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए डिफाइन होता है। ग्रेविटेशन तो तुम्हारा यूनिवर्सल होता है, तो फिर उसको क्यों अर्थ के रिस्पेक्ट में तुमने डिफाइन किया? कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में हम क्या देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वो जरूरी नहीं अर्थ हो, मून हो, या अर्थ पे रखी हुई कोई चीज हो। वो तो यूनिवर्सल है ना, किसी यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगता है। उसको भी तुम लोगों ने थोड़ा बहुत गलत लिखा है। हाँ, छोटे छोटे सवाल में भी गलती कर देते हो, बताओ। तो आज हमारा नया चैप्टर है फ्लोटेशन। ये तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है, पीडब्ल्यू के सिलेबस में है, तो इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है इसमें, थोड़े बहुत हैं, आराम से कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, जो बढ़िया चैप्टर है आराम से उसको करते रहेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? टारगेट की बात करो तो टारगेट में इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फ्लूइड, उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर आता है, उसके बाद आएगा तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर विद सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। और फिर है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में पहले भी बताया था ग्रेविटी वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले कुछ नहीं है तो ये बताओ, फ्लूइड क्या होता है? हाँ, ऐसा मटेरियल होता है ये फ्लूइड जिसके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, और उसका ना तो कोई फिक्स शेप एंड साइज होता है। ठीक है, जिस कंटेनर में रखा जाएगा ये उसी का शेप का ले लेता है। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जिसके पास क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो करने की मतलब उसकी कैपेसिटी होती है, और क्या जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का वो शेप ले लेगा। जैसे वाटर होता है, वाटर क्या है, फ्लूइड कहलाता है। फ्लूइड क्यों कहलाता है? क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे नदियों में देखो, हाँ पाइपलाइन में देखो, यहाँ से वहाँ पानी फ्लो हो जाता है। जो भी फ्लो होने वाला चीज है वो क्या है, तुम्हारा फ्लूइड है। क्या एयर फ्लूइड है? क्या गैसेस फ्लूइड है? गैसेस भी फ्लूइड है। क्या ये यहां से वहां फ्लो होता है? क्या एक जगह से दूसरी जगह गैस फ्लो कर सकता है? पक्का? देखी हो कभी? नहीं देखी? अच्छा, यहाँ पर जगह जगह आईओसीएल के गैस पाइपलाइन बिछे हुए हैं, देखा ये लगे रहते हैं। यहाँ इस रोड में भी बहुत जगह आईओसीएल गैस पाइपलाइन का एक छोटा सा वो टीला लगा हुआ है, उस पर लिखा रहता है आईओसीएल गैस पाइपलाइन। तो उसके साथ वो पाइपलाइन किस लिए बिछा गया हुआ है? पानी के लिए। गैस पाइपलाइन है ना, तो गैस ही जाएगी उससे। और वो कौन सा गैस है? एलपीजी, जो घरों में हम
यूज करते हैं ना सिलेंडर में, रसोई का गैस होता है, किचन का गैस होता है, जिसके जो लगभग सबके घरों में वो पहुंचा दिया गया है। जिससे क्या होता है, जिस तरह से हमारे घरों में पानी आता है ना टैंक, बड़े वाले टैंक से, जो पानी टंकी होता है, वहां से क्या होता है, फ्लो होकर हमारे घरों में पानी आता है। उसी तरह से गैस भी क्या होता है, फ्लो करके क्या होगा, हमारे किचन तक आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गैस भी फ्लो करता है। उसके बाद एक चीज और तुमने देखा होगा, एयर भी फ्लो करता है। एयर कैसे फ्लो करता है, हवाएं चलती है, हाँ हवाएं चलती है ना, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है ना, इसका मतलब क्या, एयर भी फ्लो कर रहा है। और एयर को जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। हमारे मुंह में है तो मुंह का शेप है, मुंह से जैसे बैलून में गया तो बैलून का शेप ले लेता है, बैलून जो जिस शेप का होता है उस शेप में चला जाता है। या फिर उसी को किसी और बोतल में उतार दो तो बोतल का शेप ले लेता है वो। तुमने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में तुमने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड का क्या होता है, शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। जैसे अब 1 लीटर वाला कोई वाटर का बॉटल है, 1 लीटर वाले बॉटल को क्या करो, उसमें जितना पानी है उसको तुम मान लो किसी लोटा में रख दिया, 1 लीटर वाले लोटा में रख दिया, तो क्या उस 1 लीटर का 2 लीटर हो जाएगा, या 1 लीटर का आधा लीटर हो जाएगा, या 1 लीटर का 800 ml हो जाएगा, नहीं होगा, उतना ही रहेगा। लेकिन उसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया ना, अब लोटे का शेप का आ गया। उसी को थाली में डाल दो, थाली के शेप का हो जाएगा। उसी को बाल्टी में डालो, बाल्टी का शेप हो जाएगा, लेकिन 1 लीटर ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है। आगे बात समझ में, जो भी लिक्विड है। और उसके बाद गैस की बात करो, गैसेस का भी वही हाल रहता है, गैसेस का भी शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, अलग अलग कंटेनर में डालने से अलग अलग आ जाता है। जैसे मान लो एक छोटे वाले सिलेंडर की बात कर लेते हैं जो हमारे घरों में यूज होता है, उसमें लगभग 14 लीटर के करीब गैस आता है। उसको एक रूम में पूरे बंद कर दो और उसको खोल के छोड़ दो, क्या उस पूरे रूम में वो गैस भर जाएगा, भर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिलेंडर में गैस भरा हुआ था वो सबके सब क्या हुआ, उस रूम में भर गया। अब उसका शेप क्या हो गया, उस रूम का शेप हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो रूम का वॉल्यूम होगा। पहले वॉल्यूम क्या था उसका, उस सिलेंडर का वॉल्यूम था, अब क्या हो गया उसका, इस रूम का वॉल्यूम हो गया। शेप चेंज हो गया, पहले सिलेंड्रिकल शेप में था, अब क्या हो गया, एक क्यूबॉइड शेप में आ गया, रूम के शेप में आ गया है वो। तो ऐसे ऐसे मटेरियल जिसके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, और जिसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, वो क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। तो लिखोगे इसके बारे में, अ मटेरियल दैट कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर इज नोन एज फ्लूइड। एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बताओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में तुम्हारा हो जाएगा, देखो, लिक्विड, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड में तुम बात करोगे तो वाटर हो जाएगा, वाटर, ऑयल, और बताओ, वाटर, ऑयल, हनी भी हो जाएगा क्या, हनी, ईटीसी, ये हो जाएगा लिक्विड का। मैं इसको अलग से इस तरह से लिखता हूं, लिक्विड, वाटर, ऑयल, हनी, वाइन, ईटीसी। उसके बाद गैस की बात करो तो गैस में एयर, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, ईटीसी, ये सब के सब क्या है, फ्लूइड कहलाता है। पहले लिखोगे इसका डेफिनेशन, अ मटेरियल दैट कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर इज नोन एज फ्लूइड।
बड़े लेट। तबीयत ठीक है? तो फिर ऐसे क्यों आ रहे हो? जैसे लग रहा है जैसे तबीयत खराब है। अच्छा। हो गया। अब चलो आगे। अब थ्रस्ट और प्रेशर को ध्यान से समझना। थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? मान लो ये कोई एक सरफेस है। हैं? और कहीं? और पॉइंट फोर्स। प्रेशर को डिफाइन करने के लिए थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही होता है, और ये कुछ नहीं है, ये फोर्स है। लेकिन फोर्स का एक टाइप है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है। हम अभी बात कर लेते हैं वो होता क्या है आखिर। देखो, मान लो ये कोई सरफेस है। हम इस सरफेस पे, जैसे मान लो यही एक सरफेस है ना, इस पर हम इस बिल्कुल इस तरह से खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं इस पे। हम इस तरह से भी खड़े रहे हो सकते हैं, इस तरह से भी खड़े हो सकते हैं, टेढ़ा मेरा जैसे मन वैसे खड़े हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया ना। हम फोर्स लगा सकते हैं इस पे किस तरह से, बहुत टाइप से फोर्स लगा सकते हैं ना, बहुत टाइप से फोर्स लगा सकते हैं। हम इस तरह से भी इस पे फोर्स लगा सकते हैं, हम इस एंगल पे भी फोर्स लगा सकते हैं, इस एंगल पे भी फोर्स लगा सकते हैं, और एक इस टाइप से भी फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे हम किसी भी सरफेस पर फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन ये सब के सब तो तुम्हारा फोर्स ही होगा। एक चीज, एक फोर्स ऐसा है यहां पर जो क्या कहलाता है, यहां पर थ्रस्ट कहलाता है। वो है ये। अगर यहां से इस डायरेक्शन में तुमने इस सरफेस पर फोर्स लगाया ना, इस सरफेस पर फोर्स लगाया ऐसे, एकदम क्या, परपेंडिकुलर। अगर तुमने इस सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो वो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, किसी भी सरफेस पर अगर तुम परपेंडिकुलर फोर्स लगा ले रहे हो, वो तुम्हारा थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्रस्ट हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये प्रेशर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम इस यहां पर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए पढ़े हैं। एक सेकेंड। तो इसको पहले यहां पर लिख लेते हैं, थ्रस्ट क्या होता है। अ परपेंडिकुलर फोर्स applied on any surface is known as thrust। ठीक है, ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है किसी भी सरफेस पर। और ऐसा यूनिट की बात करो, इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। फोर्स, अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स।
तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है यही क्या है, यहाँ पर इस इतने एरिया पर क्या कर रहा है, ये थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है। हाँ हाँ, नॉर्मल फोर्स करके भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कहो या परपेंडिकुलर, नॉर्मल ही तो परपेंडिकुलर होता है ना। ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख सकते हो और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यहां पर ये भी लिख सकते हो और नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस इज नॉन एज थ्रस्ट। अब एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा थ्रस्ट होगा? अब इस पर इस तरह से इस पे 90 डिग्री का फोर्स लगा रहा है, क्या इस फोर्स को हम थ्रस्ट कह सकते हैं? कह सकते हैं थ्रस्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। ये भी तुम्हारा क्या होगा, थ्रस्ट होगा। और एक चीज ये है, ये इसका सेंटर है। क्या ये थ्रस्ट होगा? क्यों? कोई भी सरफेस हो, अगर थ्रस्ट की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ पर या सर्कुलर कोई भी लाइन है उस, या फिर कोई सर्किल है, अगर उस पर कोई भी तुम इस तरह से परपेंडिकुलर डालते तो वो कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। और हमने दिखाया भी उसको सेंटर से पास होते हुए। तो ये अगर सेंटर से फोर्स पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये थ्रस्ट है। और क्यों? क्योंकि ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली लग रहा है। तो इस सरफेस पर यहां जो फोर्स लग रहा होगा, तो ये जो फोर्स यहां पर लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा, इस पे थ्रस्ट कहलाएगा। तो इस एरिया पे जो लग रहा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए क्या होगा, ये थ्रस्ट कहलाएगा। तो ये भी यहां पर थ्रस्ट लिख दोगे। और यहां पर ये भी क्या होगा, इसे इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है भाई, थ्रस्ट है। फोटो नहीं बनाओगे सब एक ही? अब बताओ, कोई ब्लॉक है इस सरफेस पर पड़ा हुआ है जिसका मास m है, ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा, अपना वेट लगाएगा mg। अब ये जो mg इस ब्लॉक पर लगा रहा है, तो ये mg भी क्या फोर्स है ना, F इक्वल टू, या फिर W इक्वल टू क्या लिखोगे,
mg। तो ये जो W इस पे लग रहा है, क्या ये थ्रस्ट कहलाएगा? कहलाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है। मैं इस पे खड़ा हूं, मेरा वेट इस पे लग रहा है, तो क्या होगा? थ्रस्ट ही तो होगा, क्योंकि मैं इस पे परपेंडिकुलर लग रहा हूं, मेरा फोर्स इस पे परपेंडिकुलर है। अगर किसी एंगल पे है तो वो थ्रस्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट तोड़ना पड़ता है परपेंडिकुलर वाला जो थ्रस्ट होगा। ठीक है, तो उतना तुम्हें अभी नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स ऑन एनी सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, इतना समझ गए? ये वही एनिमेशन था जिसमें दिखा है कि प्रेशर कैसे लग रहा है। ऐसे एक कोई कपड़ा टाइप का था और इसको हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर डाल दिया गया, और प्रेशर डाल लगने के बाद इसका क्या हो गया? कचुम्बर निकल गया। और यहाँ भी क्या हो रहा है बताओ? हैं? क्या इस पे हथौड़े से, क्या हथौड़ा जो हम इस पे मारते, हम क्या कर रहे हैं? उस पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या फोर्स लगा रहे हैं? प्रेशर कहाँ लग रहा है? प्रेशर इसमें कौन किस पे लगा रहा है? क्या हम हथौड़े जो मार रहे हैं उस पर प्रेशर लग रहा है, या फिर इस पे यहां पर प्रेशर लग रहा है? कहाँ प्रेशर लग रहा है? हैं? क्या यहां पर प्रेशर नहीं लग रहा है? हैं? वहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, दोनों जगह प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और वहां बताओ वो कौन सा ऐसा केस है? अच्छा, इसके बारे में मैं बात करूंगा, अभी बताऊंगा इसके बारे में। उससे पहले मैं फोर्स तुम्हें पढ़ा देता हूँ, कि फोर्स का यहाँ पर नहीं लिखा था ना, मैं फोर्स पहले बताता हूँ यहाँ। ठीक, सॉरी, प्रेशर बताता हूँ। प्रेशर अभी नहीं पढ़े हो ना, प्रेशर पढ़ने के बाद वो फिगर देखेंगे। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? ये क्या होता है? सिंपल सी भाषा में कहो तो ये क्या कहते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज defined as the force per unit area, per unit area ए। ठीक, जैसे देखो अभी वही जो केस बताया था, ये कोई सरफेस है, और ये कोई ब्लॉक है। इस पे क्या कर रहा है? प्रेशर लगेगा। प्रेशर जो लगेगा वो कैसे निकालेंगे? अब देखो, जितने जितने एरिया पे ये फोर्स लग रहा है ना, ये जितने एरिया पे फोर्स लग रहा है सिर्फ वही वाला एरिया काउंट होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इससे मैं इस पे फोर्स लगा के प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है, इस पे, तो कितने एरिया में लग रहा है? जितना ये इसका एरिया है उतने एरिया ही तो इस पे टच हो रहा है ना, तो इतना ही एरिया काउंट होगा। ठीक है, इतना ही एरिया काउंट होगा। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, यही क्या है? वो थ्रस्ट है। ठीक है, और वही थ्रस्ट यहाँ पर क्या लिखा है? फोर्स लिखा है। तो फोर्स और थ्रस्ट दोनों क्या है? एक ही है, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स, वही थ्रस्ट कहलाता है। तो इतने एरिया में क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। तो वही उसी एरिया से अगर तुम इस फोर्स को डिवाइड कर दोगे ना, तुमको क्या निकल जाएगा? इस पॉइंट पर प्रेशर। देखो, प्रेशर लगाने से मेरा ये दब गया, अंदर धस गया। ये बायो तो पढ़े हो, बताओ क्यों धस गया? बताओ क्यों अंदर गया ये? मैं बीमार तो नहीं हो गया है? नहीं, कम्प्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, किसकी वजह से? टिश्यू होता है। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, सिर्फ ये वाला एरिया ही यहां पर लिया जाएगा, ये पूरा सरफेस का एरिया नहीं लेते हैं।
ये पूरा सरफेस जिस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, ये पूरा सरफेस का एरिया नहीं लेंगे, जिससे हम फोर्स लगा रहे हैं, इससे हम फोर्स लगा रहे हैं तो बस इसी का एरिया लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये एरिया काउंट होगा यहां पर। तो ये एरिया हम क्या लिखेंगे, इसको इसको लिखते हैं मान लो ए। ये क्या है, एरिया इक्वल टू ए। और ये इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स लगा रहा है कितना, एफ। नीचे की तरफ ये फोर्स लगाएगा, या नहीं तो मैं हथौड़ा बना के दिखा देता हूं। हथौड़े से फोर्स लगाऊंगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, जो मुझे बनाना आता नहीं है हथौड़ा। गंदा सा हथौड़ा बना दिया मैंने। ये हथौड़ा है, ठीक। अब इससे हमने क्या किया है, फोर्स लगाया है ना। अब इससे हमने इस पे फोर्स लगाया है, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ। ठीक, ये जो फोर्स लगाया है, तब तो इस वाले कब आ जाएगा, तब तो इस वाले सेक्शन का आएगा, छोड़ो। ये तो हथौड़ा रह गया। चलो इसी का फोर्स दिखा दो, एफ। ठीक है, अब देखो इस वाले सरफेस पर कितना प्रेशर लगेगा, तो वो प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर यहां पर कहीं कहीं लिखा रहेगा थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी लिखा रहता है, वो यूनिट होता है यहां पे नहीं। तो पीए लिखोगे तो फोर्स का यूनिट हो जाता है पास्कल, तो इसीलिए वो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब बताओ यहां पर एफ इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहां पर एक चीज रिलेशन देखो क्या आता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉरी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने फोर्स बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा, और क्या, एरिया घटाया तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पर लिख सकते हो फोर्स इंक्रीज करो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एरिया इंक्रीज करो तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज करो तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इसका रिलेशन आता है, तो ये याद रखोगे तो इस पे भी काम आएगा, क्या आगे बताऊंगा कि क्या इसका काम आएगा। एसआई यूनिट
पास्कल, इसको हम क्या लिखते हैं, डिनोटेड बाय पीए। हो गया? पूरा तो नहीं लिखे हो? अरे वाह, मेरे से भी फास्ट हो। मैं तो अभी लिख के इधर आया ही था। अरे सिर्फ छापती हो कि समझती भी हो? पक्का? अच्छा, अभी सवाल पूछता हूँ तुमसे। हो गया? एरिया इक्वल थीटा नहीं, ए है। वो थीटा जैसा बन गया होगा, एक्चुअली में क्या है, ये ए है। चले, अब यहीं पर वो चीज था, बता ही दिया था। अब ये वाला चीज यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। कील सबने ठोका होगा, सबने ठोका है। कील के दो साइड होते हैं, एक तो तुम्हारा एक साफ वाला एज होता है, एक होता है तुम्हारा ये वाला एज। कभी भी हम कील इधर से ठोकते हैं, इधर से हथौड़ी मारते हैं नहीं, फिर इधर से मारते हैं, इधर से मैं हथौड़ी मार रहा हूं, ये इधर है, इधर इधर, इधर से ठोकते हो, इधर से हथौड़ी मारते हो, पक्का? अरे नहीं, अरे नहीं, सही बता। हाँ, देखो, हमेशा कील जब हम ठोकते हैं ना, तो इस वाले एरिया को, ये वाला जो शार्प एज होता है, नुकीला वाला साइड होता है, हमेशा जिसमें ठोकना होता है उसको वहां पर रखते हैं, और जो बड़ा वाला एज होता है, चौड़ा एज होता है, उस पर हम हथौड़ी मारते हैं। ऐसा ही क्यों करते हैं? इसका एरिया कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, कम फोर्स में भी क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा इस पर, इसी वजह से। और जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही जल्दी क्या होगा, वो कील अंदर घुस जाएगा। ऐसा ही होता है। तुमने देखा होगा कि जो सुई होती है, इंजेक्शन जो होती है, सिरिंज की, सिरिंज, उसकी जो इंजेक्शन होती है, तुमने देखा होगा उसका एज बहुत शार्प किया रहता है, ठीक है, तभी तो वो हमारी नसों में घुस जाता है ना। अगर उसका एज मान लो इस तरह का होता, कितना भी तुम घुसाने का प्रयास कर लो, क्या घुसेगा हमारी नसों में वो? हाँ, एक छोटी सी पतली सी सुई घुसती है तो तुम चिल्ला जाते हो, और इतना मोटा घुसेगा तो तुम दम तोड़ लो, दम तोड़ने पे आ जाओगे, हैं? यही होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम मोटे वाले सिरिंज को घुसाए इसमें, उसका एरिया क्या होता है ज्यादा, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा या कम? एरिया ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए, और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। वही अगर इंजेक्शन होता तो इतने फोर्स में अभी यहां से आर पार हो गया होता, हाँ, हड्डियों को चीरते हुए भी निकल सकता था वो। यही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम किल को इधर साइड से ठोकते, क्योंकि इसका एरिया जो होता है कम होता है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, तो कम फोर्स में भी इसको आसानी से अंदर डाल सकते हो। और यहाँ पर क्या दिखाया गया कि एक एप्पल को काट रहे हैं एक नाइफ से। नाइफ का एज क्या होता है, बहुत शार्प होता है। जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं सबका एज क्या होता है, बहुत शार्प होता है। और शार्प एज का मतलब होता है एरिया उसका क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होने की वजह से ये एप्पल आसानी से कट जाएगा। या सब्जियां काटने का काम हो तो सब्जियां आसानी से कट जाता है। वही हमारे घरों में जो पुराना फेंका हुआ चाकू होता है, उससे तुम जाओ प्याज काटने, तो पता चलेगा प्याज कट ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा हाथ भी नहीं कटेगा फिर उससे। वही अगर नया धारदार चाकू लेके आए बाजार से और प्याज गए काटने,
पता चला चाकू चाकू क्या किया, प्याज के साथ साथ हमारा हाथ भी काट देता। मेरे साथ हुआ था। मैं जब नया नया 10th में गया था पढ़ने, दीदी बोलती थी खाना बनाओ, सब्जी काटो, ये काटो वाटो, मैं काटना शुरू कर देता था। अब पता चला नया चाकू आया ही था, मैं काटना शुरू किया, मेरा उंगली कट गया। वो तो मेरी गलती से हुआ, मुझे पता नहीं था कि चाकू से ऐसे काटा जाता है। मैं काटना शुरू किया, बस कट गया मेरा हाथ। वो अलग चीज है। लेकिन ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एज क्या होता है, बहुत शार्प होता है। शार्प एज का मतलब क्या है, एरिया कम होगा। इसका एरिया क्या होगा, एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा तो कम फोर्स में भी क्या कर सकते हो, सब्जी को काट सकते हो। तुमने दबिया देखा, दबिया, दबिया समझते हो? हाँ, बांस वांस काटने के जो काम आता है, दबिया। ना, अरे छोड़ो, समझते हो ना, समझते हो ना? हाँ भाई, मेरा फिगर बनाना थोड़ा सा खराब रहता है हमेशा। तो दबिया जो होता है ना, दबिया का एज क्या होता है, बहुत शार्प होता है। उससे देखा होगा तुमने, बांस वांस को आसानी से काट देते, एक बार मारो कट गया, खत्म कहानी। वही अगर उस दबिया का जो धार होता है, जो एज होता है, अगर मोटा हो जाता है, मोटा होने के बाद क्या होगा, उसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, कम प्रेशर लगाएगा, तो हमें ज्यादा क्या करना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटता है। तो इसका मतलब बस सिंपल सी है कि भाई एरिया अगर कम रहेगा ना तो प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा मतलब हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। कम फोर्स में ही हमारा अच्छा सा काम हो जाता है। एरिया ज्यादा रहेगा कटिंग टूल्स का तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगेगा तभी ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा उस पर, तभी कटेगा वो। इतनी बात आ गई समझ में? और उसके बाद आगे है, आगे है वही चीज यहां पर बता रहा था। एरिया कम करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वही चीज यहां पर है, इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। इसको नोट में लिख लो, नोट नंबर 1 करके लिख लो, नोट 1 करो और लिखो इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। हमारे बैग्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं ना, वो चौड़ा क्यों होता है? हमारे बैग का स्ट्रिप जो है, उसका स्ट्रिप जो है चौड़ा क्यों होता है? एरिया ज्यादा करने का मतलब क्या है, प्रेशर कम करना ना। और जितना ज्यादा, जितना चौड़ा स्ट्रिप होगा उतना ही कम प्रेशर हमारे शोल्डर्स पर लगेगा। और जितना कम शोल्डर पर प्रेशर लगे उतना ही कम फोर्स लगेगा, तो उतना ही कम क्या होगा, हमें थकान लगेगा या हमें इरिटेशन उतना ही कम आएगा, उतना ही कम पेन होगा। वही अगर मान लो एक पतला सा स्ट्रिप दे दे, एक मेटल का जो तार होता है ना, जो कॉपर वायर वगैरह होता है, उसका स्ट्रिप तुम्हारे बैग में लगा दे, और तुम्हारे बैग में उतने ही किताबें हो जितने अभी तुम लेके आए हो, क्या तुम यहाँ से पैदल अपने घर तक जा पाओगे? पता चला रास्ते में तुम उखाड़ के फेंक दोगे उसको। क्यों, है कि नहीं है? क्योंकि उसका एरिया क्या हो गया, बहुत कम हो गया ना। एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, फोर्स तो तुम उतना ही झेल रहे हो, फोर्स तुम्हारे बैग में उतना ही लगा रहा है। लेकिन एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो तुम्हारे शोल्डर के कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से जितने भी हमारे बैग्स होते हैं उसके जो स्ट्रिप होते हैं सबके सब चौड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद तुमने देखा होगा कि जो स्केटिंग करने वाला बोर्ड, स्केटिंग बोर्ड होता है, उसका भी एरिया चौड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो स्केटिंग कहाँ पे करते हैं, स्नो पे, स्नो के ऊपर ना। स्नो में अगर तुम ऐसे खलिया पैर चले जाओ तो क्या होगा, हमारा पैर धंस जाता है। वहीं स्केटिंग करते हुए नहीं धंसता है, क्यों, उसका एरिया ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रेशर कम लगाएगा और वो स्नो में धंसता नहीं है। और
एक और चीज देखो, ऊंट के साथ देखो, ऊंट भी इसी का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में चल पाता है ना। ऊंट का पैर क्या होता है, चौड़ा होता है, चौड़ा होगा तो एरिया क्या हो गया, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या, कम, तो कम प्रेशर लगेगा, कम प्रेशर लगेगा तो उसका पैर धंसेगा नहीं। इसी वजह से वो ऊंट जो है रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, लेकिन आम इंसान वहां पर नहीं चल पाता है। ठीक है, आम इंसान वहां पर नहीं चल पाता है क्योंकि हम इंसानों का जो पैर है क्या है, बहुत कम चौड़ा है, कम एरिया है, कम एरिया होने के कारण से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, हम उसके अंदर धंस जाते हैं, हमारा पैर धंस जाता है, जिसकी वजह से हम वहां पे आसानी से नहीं चल पाते हैं। चलते भी हैं थोड़े बहुत दूर तो थक जाते हैं बहुत जल्दी, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा पैर धंसेगा तो उसको वापस निकालो, ज्यादा मेहनत, क्योंकि इतना उठाना पड़ेगा या इससे भी ज्यादा उठाना पड़ जाए, उसको उठाओ, फिर ज्यादा मेहनत किया तुमने, ज्यादा वर्क किया इसको उठाने में, फिर उठा के फिर डालो आगे, फिर उठाओ फिर डालो, इसमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का खपत हो जाता है हमारे शरीर का। लेकिन ऊँटों के साथ ऐसा नहीं होता है, ऊँट एक बार पैर रखेगा तो उसका पैर फैलता भी है। ठीक है, जिसकी वजह से एरिया इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है, ये वही चीज है, जब हम क्या करेंगे, इसका एरिया कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और ये आसानी से किलिस में धंस जाता है। ये सिरिंज है, सिरिंज से इसमें छेद कर सकते हो, लेकिन इससे जल्दी वैसा छेद नहीं होगा जिससे सिरिंज से कर सकते हो। वही सिंपल सिंपल चीज है ये। रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया, इसको भी नोट में लिख लोगे। सेकेंड, रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया। हो गया। पॉटर, पॉटर के बारे में बताओ। वो अपने सर पे हमेशा कपड़े बांध के क्यों अपना सामान, वो किसी का भी सामान उठाता। हम्म, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम ऐसे अपने सर पे कोई सामान उठाते हैं ना, तो एरिया क्या हो जाता है इसका, कम रहता है। कम एरिया की वजह से क्या होगा, इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे हमें पेन फील होता है। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, मुरट्ठा बांधते हैं ना, मुरट्ठा कहते हैं उसको अपने भाषा में, मुरट्ठा बांध लेते हैं, कपड़ा बांध के, तो जिससे क्या होता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इस पे जितना भी वेट रख लो तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज के होने के कारण से हमें पेन नहीं होता है। तो वही पोर्टर के साथ भी होता है। पोर्टर साहब भी क्या करते हैं, हमेशा अपने यहाँ पर एक बढ़िया सा कपड़ा लेके बांध लेते हैं, जिससे उसको पेन फील नहीं होता है। ये इस तरह से, तो इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया बढ़ा तो बस प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से सामान आसानी से उठा के ले जा पाता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो आप और इसको लिख लो, नीचे लिख लो, क्योंकि इस पे सवाल आ सकता है ना।
हो गया? ये किस पे चल रहा है बताओ? ट्रेडमिल है, ध्यान से देखो। कील है, कील पे चल पा रहा है, तुम चल लोगे? नहीं। अरे कोई भी चल सकता, बच्चा भी चल लेगा इस पे, कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम भी चल लोगे, नहीं पहुंचोगे ऊपर। ये भाई भी चल रहा है, कुछ हुआ क्या इसको? एरिया क्या हुआ? बढ़ गया ना। अब जो बहुत सारी कील ठोका हुआ है ना, यहाँ पे बहुत सारा कील बहुत पास पास ठोका हुआ है, तो क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ तो क्या वो तुम्हारे अंदर धसेगा? नहीं धसेगा। क्या? नहीं आया? जाओगे तुम ऊपर? नहीं जाओगे ना, चल सकते हो आसानी से। ये बस तुमको डराने के लिए है कि भैया बहुत सारे कील हैं, इस पर क्या होगा? कील हमारे पैर में धसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे कील बहुत पास पास लगे रहते हैं, और कील पास पास होने के कारण से क्या होता है, इसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक कील से एक कील के ऊपर अगर बैलून आ जाए ना, वो फट जाएगा, लेकिन इस पे आ जाए तो नहीं फटेगा। ठीक है, आगे। अब बताओ, विच चाइल्ड शोज द लिस्ट प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड? कौन सबसे कम प्रेशर लगा रहा है? कम प्रेशर लगाने के लिए एरिया क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो एरिया ज्यादा कौन है? कहां पर एरिया ज्यादा है? सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है? यहां पर तो कम प्रेशर कहाँ होगा? यहां क्या है इसका एरिया? एरिया इज ग्रेटर, तो प्रेशर इज लोअर। ठीक है। और इसमें बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लग रहा है? इस वाले में सबसे ज्यादा होगा। एक पैर पे खड़ा है, ये टेंशन वाला प्रेशर है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। न्यूमेरिकल हमें एकदम लास्ट में कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी तो बता दिया था तुम लोगों को ग्रेविटेशन में ना, बता दिया था। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसके बारे में सवाल भी करा दिया था तुम लोगों को। चलो फिर ये हो ही गया, ठीक है। रिवाइज कर लेना है इसको अच्छे से। हाँ इतना ही था, और पढ़ना है? नहीं? चलो।